Good morning students. Today I am going to explain you a very important topic of class 12th chapter 4 moving charge and magnetism. इस चैप्टर में हम टॉर्क एक्सपीरियंस ऑन करंट कैरिंग लूप, जिसे हम मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं, उस पर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब ध्यान से देखिए, पहली बात मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है, हमने क्लास 10th में पढ़ा था। वहाँ पर हमारा सर्कुलर मैग्नेटिक डाइपोल होता था। यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब करंट कैरिंग लूप। तो हम एक रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक डाइपोल हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में काम आएगा। अब ध्यान से देखिए, रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक डाइपोल अगर हम लेंगे तो इसमें सर्कुलर ये एक लूप है, करंट कैरिंग लूप। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, वो भी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, तो अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इसमें इनवर्ड, इधर से इस डायरेक्शन से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखेगा, इनवर्ड दिखेगा। इस डायरेक्शन से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखेगा, इनवर्ड ही दिखेगा। और इस डायरेक्शन से भी मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल के किस पोल से जाता है? मैग्नेटिक डाइपोल में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनिशिएट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट इन साउथ पोल। तो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं। इनिशिएट अपोजिट साइड से, अगर इसको देखा जाए तो इधर से क्लॉकवाइज है, तो अपोजिट साइड से आप देखेंगे, देखिए इधर क्लॉकवाइज है। तो अगर आप अपोजिट साइड से इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा ये एंटी क्लॉकवाइज, आपको दिखेगा ये एंटी क्लॉकवाइज। तो उस साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड से क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ पोल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर टर्मिनेट कर रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर से इनिशिएट होते हुए अपीयर होते हैं। उधर से इनिशिएट, इधर टर्मिनेट, उधर से इनिशिएट, इधर टर्मिनेट, उधर से इनिशिएट, इधर टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल बनता है। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निकालने का भी एक आसान तरीका है। पहले मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, एक फार्मूला के बेसिस पे पढ़ लेते हैं। इसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चैप्टर 5 में है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। नॉर्मली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हुआ करता था Q × 2L, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, I × A। क्योंकि हम जानते हैं एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये हमने गॉस लॉ में भी पढ़ा था। तो I × A, तो यहाँ पे अगर ये स्केलर है या टेंसर भी कहा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में स्केलर से भी काम चल जाएगा। मैग्नेटिक, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है। और अगर स्केलर में हम एरिया वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी हम समझ लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, या स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। तो आपका देखिए, जिधर के साइड में करंट जा रहा है उस साइड में ये क्लॉकवाइज करंट है, तो ऐसे करंट जा रहा है। उसके बाद जो थंब का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। मतलब इस वाले केस में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इनवर्ड है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं, हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करके उसके अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल को रखते हैं। ठीक है, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर ली। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कैसा है, इनवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमने एक रेक्टेंगुलर लूप को ले लिया। रेक्टेंगुलर लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा दिया। अब क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा, इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है, वैसे करंट इज स्केलर क्वांटिटी, तो करंट हमने आई करंट फ्लो करा दिया है। ठीक है, तो आई करंट हमने फ्लो करा दिया। इसे टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, बट आपके सिलेबस में स्केलर क्वांटिटी से भी काम चल जाएगा। तो इसमें आई करंट फ्लो करा दिया। अब आई करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स ऊपर के साइड में, एक फोर्स नीचे के साइड में। कैसे, तो हमने पढ़ा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर निकालना है तो राइट हैंड पाम रूल, वैसे इसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन राइट हैंड पाम रूल ज़्यादा इजी पड़ता है, हमको ज़्यादा इजी लगता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप अपने फिंगर कर लीजिए। उसके बाद थंब को करंट के डायरेक्शन में,
अब पाम का जो डायरेक्शन होगा वो आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ऊपर साइड में फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू आई बी। अगर इस वाले लेंथ को हम L मानते हैं और इसके ब्रेड्थ को हम B मानते हैं, तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, आई बी स्मॉल बी। नीचे साइड में भी आई बी स्मॉल बी, इधर साइड में आई बी एल और इधर साइड में आई बी एल। वैसे तो फोर्स होता है आई बी एल साइन थीटा, बट 90% आपके सिलेबस में हमेशा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेगी। तो मैक्सिमम यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड या फिर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखें तो वो अभी 90 डिग्री है। ठीक है, अभी तो इस पर नेट फोर्स अगर देखा जाए तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं ऊपर वाले डायरेक्शन का और नीचे वाले डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। ऊपर वाले फोर्स का और नीचे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। इस केस में एफ नेट 0 हो जाएगा, इस केस में भी मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, एफ नेट 0। तो इस वाले केस में जब ये एकदम परपेंडिकुलरली रखा है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, इस केस में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर नेट फोर्स 0 तो इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस इस केस में नहीं होगा। अब अगर टॉर्क एक्सपीरियंस कराना है तो हमें इसे हल्का सा रोटेट करना होगा। अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो उससे दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो इनसाइड था, जिस साइड में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अगर हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में कुछ एंगल बनेगा, वो एक फैक्टर हो जाता है। दूसरा फैक्टर फोर्स खुद एक फैक्टर बन जाता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, वहाँ पर दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगते थे, एक साइड में QE प्लस QE, एक साइड में माइनस QE। तो अपोजिट फोर्सेस लगते थे तो वहाँ कपल ऑफ फोर्स जनरेट होता था और टॉर्क एक्सपीरियंस होता था। सिमिलरली हम यहाँ भी देखते हैं, हम इसे हल्का सा रोटेट करा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दिया, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को हल्का सा रोटेट कर दो। हल्का सा रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए इसका लेंथ L था, यहाँ लेंथ L है, ब्रेड्थ B और ब्रेड्थ B। अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पर फोर्स अभी भी F इक्वल टू आई बी स्मॉल l लग रहा है और वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस पर भी फोर्स अभी भी F इक्वल टू आई बी कैपिटल L लग रहा है, क्योंकि अभी भी थीटा L और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री है। तो इस केस में I कैपिटल B स्मॉल l लग रहा है और इस केस में I कैपिटल B स्मॉल l लग रहा है। ठीक है, ऊपर साइड में देख लेते हैं। तो ऊपर साइड में F इक्वल टू आई कैपिटल B और स्मॉल b लग रहा है, नीचे भी F इक्वल टू आई कैपिटल B और स्मॉल b लग रहा है। अब इधर और इस फिगर में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। इस फिगर में एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों साइड से बन सकता था। फिलहाल तो ये रोटेट कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऐसे बनाते और ऐसे दोनों साइड से, वैसे रोटेट कर ही नहीं रहा है तो ये फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से ये वाला तो रोटेट नहीं करेगा। ये दोनों फोर्स इक्वल एक्सिस पर है, ये नीचे साइड में इसी एक्सिस पर, ये ऊपर साइड में इसी एक्सिस पर। तो इन दोनों के बीच में अभी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो इधर साइड में ये रोटेट नहीं करेगा। लेकिन इन दोनों फोर्सेस में एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए अलग हो गया है। यहाँ से एक्सिस से ये एंगल बना लिया है थीटा। अगर इसी बात को डाइपोल मोमेंट की तरफ से समझेंगे तो डाइपोल मोमेंट में देखिए, इसका डाइपोल मोमेंट इस वाले केस में अंदर साइड में था, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम थंब रूल से निकालते थे, तो इसका डाइपोल मोमेंट अंदर साइड में था। लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर गया, रोटेट कर गया, जिसकी वजह से यहाँ कपल ऑफ फोर्सेस जनरेट हो गए बाय मेकिंग एंगल थीटा। तो यहाँ पे अगर कपल ऑफ फोर्सेस जनरेट हो गए तो ये अपने स्टेबल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल आना चाहता था। तो अब क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो इसका एक बार अगर हम टॉप व्यू देखें तो हमें ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझने में आसानी होगी। अब इसका टॉप व्यू देखिए, देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, अगर इस डाइपोल, इस रेक्टेंगुलर लूप को, या रेक्टेंगुलर लूप जैसा भी है लूप, अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो ये लूप देखिए कैसा दिख रहा है, एक लीनियर पोजीशन पर दिख रहा है। इसका बस ब्रेड्थ दिखेगा आपको, लेंथ इसका अपीयर नहीं होगा। तो उस केस में कैसा दिखेगा, ये सिर्फ ये वाला ब्रेड्थ
दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये वाला ब्रिथ सिर्फ दिखाई देगा, थोड़ा सा ये हल्का सा रोटेट हो चुका है, ऊपर से हम इसे देख रहे हैं, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। अब शुरुआत में ये कैसा था, स्टार्टिंग में ये कैसा था, स्टार्टिंग में ये कुछ इस तरह से था, और ये इससे कितना एंगल बनाया है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखिए यहाँ पर इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस वाले टर्मिनल पर, इस वाले टर्मिनल पर अगर हम फोर्स देखें, क्योंकि टॉर्क का जो फार्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ दो तरह से हो सकते हैं, एक तो इस वाले फोर्स की वजह से और एक तो इस वाले फोर्स की वजह से। एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, दोनों फोर्सेस की वजह से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थोड़ा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम ध्यान से देख लेते हैं। अगर ये पूरा लेंथ b है तो ये कितना हो जाएगा, b/2, और ये पूरा लेंथ b है तो ये आधा कितना हो जाएगा, b/2। तो b/2 ऊपर, b/2 नीचे। तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड में निकालें तो ये वाला थीटा है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, साइन थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा b/2 साइन थीटा, और इधर वाला भी हो जाएगा b/2 साइन थीटा। तो b/2 साइन थीटा, b/2 साइन थीटा, दोनों साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे f परपेंडिकुलर प्लस f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क कंप्लीट हमारा दोनों साइड से निकल जाएगा। F इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू अभी हमने निकाला IBL इधर साइड में भी और IBL उधर साइड में भी। तो IBL और b/2 साइन थीटा प्लस IBL और b/2 साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम दोनों साइड से IBL और b/2, IBL कॉमन ले लेते हैं, b/2 साइन थीटा, b/2 साइन थीटा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे IBL कॉमन हो गया, b/2 साइन थीटा प्लस b/2 साइन थीटा, अगर दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, b/2 आधा b/2 और आधा b का आधा और b का आधा दोनों ऐड हो जाएंगे तो b हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, IBL स्मॉल b साइन थीटा। अच्छा आप ध्यान से देखें तो ये L इंटू बी जो है, क्या ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप है। तो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप है तो इसको हम A लिख सकते हैं, A से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, IBA साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा IBA साइन थीटा। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न होते तो यहाँ पे आगे n लग जाता, तो NIBA साइन थीटा। अब यहाँ पे टॉर्क, अब यहाँ पे IBA, ये तीन टर्म है। तो अब I और A का प्रोडक्ट क्या होता है, शुरू में मैंने बताया था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I डॉट A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I और A मिला के हो जाएगा MB साइन थीटा। दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट ऐसा लेंगे जिसमें वो साइन थीटा होगा उसका रिजल्ट। तो साइन थीटा का मतलब दोनों वेक्टर का क्या हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो M क्रॉस B। और टॉर्क का डायरेक्शन अगर निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और B के डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर टॉर्क का डायरेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम केसेस पढ़ लेते हैं टॉर्क के लिए। इफ़ थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू 0 पर, थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये स्टेबल में पहुंच जाएगा जहां ये जाना चाहता है। तो थीटा इक्वल टू 0 पर, थीटा इक्वल टू 0 पर टॉर्क मिनिमम होगा। इफ़ थीटा इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू 0। इफ़ थीटा इक्वल टू 90 तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये दो केसेस होते हैं। तीसरा थीटा इक्वल टू 180 पर भी टाउ इक्वल टू मिनिमम होगा, 0 ही एक्सपीरियंस करेगा। तो थीटा इक्वल टू 90 पर टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ टाउ इक्वल टू IBA साइन थीटा जो है, इसका यूज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।